हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्लिक एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सही हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स। इसमें काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का सिलेबस क्या है। ऑप्टिक्स के सिलेबस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे ही हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, एक तो बेसिक ऑप्टिकल लॉज, ठीक है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कवर करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमेज और इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स कैसे होते हैं, राइट। फिर लेंस एंड थिन लेंस पढ़ेंगे, फिर लेंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे, राइट। फिर पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन और डिफेक्ट्स। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं ऑप्टिकल फाइबर। फिर ऑप्टिकल फाइबर में एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज होता है। फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम्स, ये सब पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन है, और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वाला, उससे पहले बेसिक्स है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पहला बात कि लाइट होता क्या है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपका आंख सेंस करता है, राइट। अब देखिए, आंख का ना एक रेंज है, वो एक कुछ रेंज का वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही सेंस कर सकता है, सब कुछ को सेंस नहीं करता है। तो पहला बात कि जो आप विजिबल लाइट आप देखते हो, जो लाइट आपको विजिबल होती है, जो भी कलर्स आपको विजिबल है, उसका रेंज, वेवलेंथ का रेंज क्या है, 400 न्यूटन मीटर से 750 न्यूटन मीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है। दैट इज, वैक्यूम कहाँ पे है, स्पेस में। वहां पे स्पीड ऑफ लाइट आपकी सबसे मैक्सिमम होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, wavelength of light is very small compared to the size of the objects, thus light is considered to travel from one point to another along a straight line joining the two points। कहने को तो लाइट को आप वेव बोलते हो, तो वेव क्या, वेव आपका अप एंड डाउन मोशन आप सोचते हो, बट क्योंकि ये वेवलेंथ, राइट, जो आपकी लाइट की वेवलेंथ होती है, राइट, अगर तो लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, लाइट की वेवलेंथ हुई इस पॉइंट से वापस यहाँ तक, ये आपका लाइट का वेवलेंथ है। क्योंकि ये वेवलेंथ आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, इसीलिए आप क्या बोलते हैं कि लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे तो लाइट में अगर जूम करोगे तो इट इज ट्रैवलिंग, राइट। वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे अगर आप बोल रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, मतलब लाइट इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो वेव लाइक नेचर भी है और पार्टिकल लाइक नेचर भी है, जिसको आप लाइट का डुअल नेचर बोलते हैं। लेकिन अभी हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स में आपको लाइट को क्या लेना है, राइट। लाइट को क्या लेना है, लाइट को आपको कंसिडर करना है कि लाइट का जो आपका वेवलेंथ है, दैट इज इन दिस रेंज, और लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब हम आते हैं, द स्ट्रेट पाथ जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ रे। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट पाथ, उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं, और बंडल ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा रे को आप ड्रॉ करिएगा, तो वो आपका एक बीम ऑफ लाइट होता है। लाइट शोज ऑप्टिकल फेनोमेनन सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, यहां से हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, are equal. Incident ray, reflected ray and normal to the reflecting surface at the point of incidence lie in the same plane। आगे हम समझते हैं क्या इसका मतलब है। देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्या है ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये आपकी इस मीडियम, ये मीडियम 1 है, और ये एक आपका, सपोज ये मिरर है, ठीक है, ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट की, तो लाइट आई और बाउंस करके निकल गई, ठीक है। और ये जो आपका नॉर्मल है, ये आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस पे ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे
इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसको आप थीटा आई बोलते हो, और इस इंसिडेंट रे आपके रिफ्लेक्टेड रे के साथ एक एंगल बनाती है जिसको आप थीटा आर बोलते हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, मतलब जो एंगल ये बना रहा है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, सेम एंगल का मेजरमेंट आपको रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी बनेगा। दूसरा कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, व्हेन एन obliquely incident ray of light travels from one transparent medium to the other, it changes its direction of propagation at the surface, separating two medium. This phenomenon is known as refraction. This phenomenon is observed as light have different velocity in different medium. ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन की क्या बात कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। सपोज, ठीक है, ये आपका मीडियम वन है। मीडियम वन मतलब आप ले लीजिए सपोज एयर। ठीक है, मीडियम वन एयर ले लीजिए, मीडियम टू है वाटर। तो अगर आप सपोज एक स्विमिंग पूल के ऊपर से लाइट को शाइन करते हैं, आपने एक टॉर्च लिया, लाइट मारा, ठीक है, तो आप तो सतह के ऊपर हो, तो आप एयर में हो जिसका मीडियम का डेंसिटी क्या है, कम है, राइट। और आप जिस मीडियम में लाइट मार रहे हो, राइट, पूरा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ लाइट उस मीडियम में घुस जाएगा, क्योंकि दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है, लाइट ट्रेवल करेगा, अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो मीडियम वन अगर आपने एयर ले लिया और मीडियम टू अगर आपने क्या ले लिया, आपने वाटर ले लिया, तो आप जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, आपने एक बीम ऑफ लाइट लिया है, राइट, वो एक स्टेट, ये देखिए ब्लू लाइट जा रही है, और ये ब्लू लाइट अगर डॉटेड लाइन है ऐसे निकलने का आपका सोचा होगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दोनों मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटी दोनों मीडियम में क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मीडियम डिफर कर रहा है, तो लाइट क्या कर रहा है उस हिसाब से डिफर करता है, लाइट की स्पीड उस हिसाब से डिफर करती है। तो अगर ये एक रेयर मीडियम से, राइट, अगर आपने एयर को सेलेक्ट किया और एयर से आप वाटर की तरफ जा रहे हो, राइट, तो आप एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो आपका लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये रेड लाइन नॉर्मल टू द सरफेस से लाइट क्या करेगी, ये पीली वाली लाइन बनेगी। सपोज आपने मीडियम वन क्या लिया है, एयर, लेकिन आपने मीडियम टू उससे भी लेस डेंस एयर आपने ले लिया, क्या लिया आपने, सपोज वैक्यूम ले लिया। क्या ले लिया, वैक्यूम। अगर आपने वैक्यूम लिया तो लाइट क्या करेगी, ऐसे आएगी ये, और ये ग्रीन वाली पाथ को फॉलो करेगी, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपने जो मीडियम वन इज रेरर देन मीडियम टू, ठीक है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा वन, और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा टू है, वो दोनों तो इक्वल है नहीं, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पे नहीं मूव कर रही है, लाइन तो बेंड कर रही है, तो दोनों के एंगल्स डिफर है। लेकिन कौन किससे ज्यादा बड़ा है वो कैसे हम समझेंगे, देखिए, अगर ये रेयर मीडियम दैट इज ये एयर से ट्रेवल कर रहा है, अगर ये एयर मीडियम वन एयर है और मीडियम टू वाटर है, तो आपका लाइट मीडियम वन में क्या है, ज्यादा फास्ट है ना, राइट। लेकिन जैसे वो मीडियम टू में जाता है, दैट इज वाटर में जाता है, तो उसका स्पीड डिक्रीज होगा। तो अगर स्पीड डिक्रीज होगा तो लाइट क्या करेगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, मतलब आपका इंसिडेंट, राइट, आपका इंसिडेंट्स का एंगल थीटा वन इज ग्रेटर देन आपका रिफ्रैक्शन का एंगल थीटा टू। लेकिन अगर आपने मीडियम वन को सपोज सेलेक्ट कर लिया है वाटर, ठीक है, आप फ्लिप करते हैं, अगर आप मीडियम वन इज अ मीडियम ऑफ हायर डेंसिटी एंड मीडियम टू इज अ मीडियम ऑफ लोअर डेंसिटी, तो आपका ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर से जब हम रेयरर जा रहे हैं तो क्या होता है, लाइट बेंड करेगा, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ ना करके वो अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा। ठीक है,
यही होता है। अब हम इस चीज को आगे समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। अगर ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो पहला लॉ है, इट इज वेरी सिमिलर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सब, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। राइट, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये जो आपने प्लेन मैंने बना रखी है व्हाइट कलर की, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये सारे मीट कर रहे हैं। ठीक है, इसका वही मतलब है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये n21 क्या है? ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका पहला सबस्क्रिप्ट में क्या है? 2, और फिर है 1। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। फिर से मैं बताता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is the ratio of the sine of the angle of incidence, ठीक है, जो कि मीडियम 1 में लिया जा रहा है, और is the ratio of the sine of angle of incidence upon is the ratio of the sine of the angle of incidence to the ratio of the sine of angle of refraction of the refraction। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? मीडियम 2 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर आप एक बात बोलिए, ठीक है, तो आज के पे आप लोग सब क्रिकेट देखते हैं। अब विराट कोहली इज कंसिडर्ड बहुत बहुत उम्दे लेवल की प्लेयर है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। और उनकी कंपैरिजन आप नॉर्मली किससे करते हो? सचिन तेंदुलकर। इनफैक्ट कोई भी बैट्समैन, कोई भी बैटर जो भी है, उसका कंपैरिजन आप किससे करते हो? आप सचिन से करते हो। राइट। तो अगर आप सचिन से करते हो, तो मतलब आप विथ रिस्पेक्ट टू सचिन कर रहे हो। विराट कोहली इज कंपेयर्ड, विराट कोहली का बैटिंग इज व्हाट, नॉट नॉट दैट ग्रेट ऑफ सचिन। हाँ, बहुत टेक्निक, बहुत क्लास, सब अच्छा है, बट जब सचिन का एरा था, तो वो एरा बहुत डिफरेंट था। उसके अलग चैलेंजेस थे। और विराट काफी एक्सप्लोसिव है, सचिन काफी स्लो पेस्ड गेम खेलते थे। ठीक है, काफी बैलेंस था। एंड विराट का काफी डायनेमिक गेम का स्ट्रेटेजी है, वो सब उसमें नहीं जाना। बट हम विराट कोहली को किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू सचिन। तो उसी तरह आपने मीडियम 2 को जब कंसिडर करना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो आप मीडियम 1 का एंगल ऑफ इंसिडेंस लीजिएगा अपॉन, राइट, साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल, और ये रिफ्रैक्शन मीडियम 2 में हो रहा है। ठीक है, और क्लियर होगा जब मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट। मतलब अगर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मीडियम 1 को क्या ले लिया? एयर। और मीडियम 2 को क्या ले लिया? वाटर। तो उसका अगर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, अपॉन द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो लीजिएगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। हमेशा कांस्टेंट होगा, और उसी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। राइट। अब हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मैंने करा था, अब देखिए, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब आपने क्या किया? आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट मीडियम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसका साइन लीजिएगा। ठीक है, और सेकेंड मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लीजिएगा।
ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा 2, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा 1। ये मीडियम 1 में हो रहा है, ये मीडियम 1 ले रहे हैं और ये आपको मीडियम 2 में मिलेगा। लेकिन आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं? आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो सेकेंड मीडियम का अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट करेंगे तो ये थीटा 2 आपका डिनोमिनेटर में आएगा। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड करूंगा तो आपका डिनोमिनेटर में कौन आएगा? देखिए, ये अगर 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो अगर ये है तो साइन ऑफ थीटा 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा 2, राइट। और ये साइन ऑफ थीटा 2 कहाँ मिल रहा है आपको? ये मीडियम क्या 2 में मिल रहा है, और ये मीडियम 1 में ले रहे हैं, राइट। मतलब आपने क्या किया, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिया विथ रिस्पेक्ट। तो पहले वाले में अगर मैंने 1 को मीडियम 1 को सपोज आपने मीडियम 1 को एयर ले लिया है और मीडियम 2 को आपने वाटर ले लिया है, तो एयर क्या है? थोड़ा रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है? थोड़ा डेंसर मीडियम है। और मुझे पता है कि रेयर से डेंसर अगर हम जा रहे हैं, एक मीडियम रेयर है और उसमें इंसिडेंस हो रहा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है एक डेंसर मीडियम में, तो लाइट का क्या प्रॉपर्टी होगा कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। तो अगर ये आपने देखा, अगर आप लाइट, आप इंसिडेंस किस में कर रहे हैं? अगर आपने इंसिडेंस किस में किया है? अगर आपने इंसिडेंस मीडियम 2 में किया है, राइट, इसका मतलब कि आप मीडियम 2 से इंसिडेंस कर रहे हैं, लाइट को मीडियम 2 से मीडियम 1 में भेज रहे हैं, राइट। तो आप डेंसर मीडियम से रेयर जा रहे हैं तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, राइट। अब अगर मैं n 1 2 को मल्टीप्लाई करूंगा n 2 1 से, तो क्या होगा? n 1 2 मतलब साइन ऑफ थीटा 2, ये मेरा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंस इसी में हो रहा है, और रिफ्रैक्शन मीडियम 1 में हो रहा है। तो इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मुझे ये मिल रहा है, आप डेंसर से रेयर, और n 2 1 का मतलब कि आप इस मीडियम में रिफ्लेक्ट आपने इंसिडेंट किया और मीडियम 2 में रिफ्रैक्शन किया। तो आप यही फॉर्मूला को लिखिएगा। थीटा 2 साइन ये दोनों कैंसिल होके ये पूरा 1 हो जाता है। मतलब आपको क्या मिला? आपको मिला दैट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम multiplied by the refractive index of the second medium with respect to the first medium is 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है। मतलब क्या? मतलब बहुत सिंपल है। The refractive index of the first medium with respect to the second medium is 1 upon the refractive index of the second medium to the first। तो अगर आपको एक मीडियम का, राइट, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, तो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम आपको अगर निकालना है, सपोज आपको ये वैल्यू दे देता है कि आप मीडियम 2, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम, मतलब आप लाइट 1 से 2 में जा रही है, लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इंसिडेंस हो रहा है मीडियम 1 में और रिफ्रैक्शन हो रहा है मीडियम 2 में। तो अगर इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, सपोज मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 वाटर है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाला। सपोज आपने ये क्या लिया था कि आपने लाइट को ऊपर से, अगर आप स्विमिंग पूल गए हैं तो आपने लाइट को ऊपर से शाइन किया, ठीक है।
तो उसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। लेकिन अगर आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप स्विमिंग पूल के अंदर से लाइट को बाहर की तरफ शाइन करेंगे, तो आप कुछ नहीं, जो आप इस वैल्यू को आपको दिया हुआ है उसको आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, आपको दूसरे मीडियम का मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो और ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है? अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ग्रेटर देन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ग्रेटर देन 1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अगर ग्रेटर देन 1 है तो एंगल ऑफ, ये देखिए, अगर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर एक से 1 से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब है कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन 1 है, लेस देन इंसिडेंट एंगल है। ठीक है? तो मतलब रे ऑफ लाइट क्या करेगा? बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब कि आप एक रेयर मीडियम से किधर जा रहे हैं? डेंसर मीडियम में। ठीक है? रेयर मीडियम जैसे एयर, एयर से कहाँ जा रहे हैं आप? वाटर में जा रहे हैं। तो लाइट का रे आपका बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम जब 1 से ज्यादा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम कम है, राइट, अगर वो 1 से कम है, तो आप क्या करते हैं? आप, इसका मतलब हुआ कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब लाइट क्या कर रही? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब आप एक डेंसर मीडियम से, राइट, वाटर से आप एक रेयर मीडियम में जा रहे हैं। समझ आया? N21 is the refractive index of medium second with respect to medium 1 and N12 is the refractive index medium 1 with respect to medium 2। ठीक है? ये हमने अभी जस्ट डिराइव किया। ठीक है? ये अगर आप 3 मीडियम्स को लेते हैं तब की बात है। ठीक है? अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। आप क्या कर रहे हैं? ये जनरल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ है। जनरल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ मतलब यहाँ पे क्या है? आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम। आपको पता है रिफ्रैक्शन का मेन कारण है कि एक तो आपका जो लाइट है, आपको पता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर ट्रैवल कर रहा है, और अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल कर रहा है, दोनों मीडियम्स के बीच में, राइट, दोनों मीडियम्स के बीच में डेंसिटी का फर्क है, राइट, दोनों मीडियम्स आपस में डिफरेंट है। ठीक है? एक एयर है और दूसरा वाटर है, या फिर एक वाटर है दूसरा केरोसिन है, या फिर एक केरोसिन है दूसरा वैक्यूम है। तो आप क्या करें? मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहे हैं, दोनों मीडियम्स अलग है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दोनों मीडियम्स में डिफर करता है, राइट, और वही कारण से आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट उन दोनों मीडियम्स में उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो क्या है? ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अभी तक हमने जो पढ़ा था सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको हमने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था। बट अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है? क्या होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, जैसे अभी आपने मीडियम 1 मीडियम 2 सेलेक्ट किया था, मीडियम 1 मीडियम 2 कौन सा है नहीं है वो अभी आपने नहीं पता, राइट, वो डिटरमाइन होता है कि क्या मीडियम 1 एयर है, या मीडियम 1 वाटर है, या मीडियम 2 वाटर है,
मीडियम 1 क्या है, ये दोनों आपका अभी मैंने नहीं बताया। बट सपोज मैं एक मीडियम को फिक्स कर दूं, क्या फिक्स कर दूं कि एक मीडियम तो बाय श्योर वैक्यूम है, दूसरा मीडियम कुछ भी हो, एक मीडियम तो आपका वैक्यूम ले रखा है, राइट? तब आप क्या कैलकुलेट करते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, राइट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आपने स्पीड ऑफ लाइट, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि अगर आपने उस लाइट को वैक्यूम में पास करवाया, राइट, तो आपने स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में लिख दिया, अब उसी लाइट को आपने उस मीडियम में भी पास करवाया, तो उसमें उसका वेलोसिटी 1 था, सपोज v1। ये अगर मैंने एयर लिखा तो वेलोस सॉरी एयर नहीं, अगर मैंने रिफ्रैक्ट अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि एक मीडियम क्या है? आपका वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? आपका c है, और वही लाइट अगर वाटर में जाती है तो उसकी वेलोसिटी जो वाटर में होगी। अगर मैंने स्पीड ऑफ मतलब रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज केरोसिन निकाला, केरोसिन भी एक मीडियम है, राइट, इसमें भी रिफ्रैक्शन होता है, तो जब मैं लाइट को वैक्यूम में पास करवाता हूं तो उसका स्पीड होता है c। बट अगर मैं लाइट को केरोसिन में पास करवाऊंगा तो उसका वेलोसिटी डिफरेंट होगा, राइट? तो इसमें ये, तो आपने एब्सोल्यूट कैलकुलेट किया वाटर और केरोसिन का, राइट? ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं इसी चीज को समझूं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 is the speed of light in vacuum upon the speed of light in that medium. Absolute refractive index of medium 2 is the speed of light in vacuum upon the speed of light in that medium. कोई दिक्कत नहीं। आपका जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 लेते हैं, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम अपॉन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस चीज को सब्स्टिट्यूट करें तो आपने क्या देखा कि ये होगा c अपॉन c, c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। ये c1 c और c कैंसिल, मतलब आपने क्या निकाला कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 लेते हैं तो इसका मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम का रेशियो लिया है, राइट? ठीक है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही होगी, राइट? यहां से अगर आप देखिए, राइट, यहाँ से अगर आप देखिए N21 refractive index of the second medium with respect to 1 is the refractive in absolute refractive mid in of the second with respect to the 1। ठीक है, इसको अगर आप वेलोसिटी के टर्म में कीजिएगा तो ये क्या होगा? ये होगा आपका v1 अपॉन v2। मतलब
लाइट की वेलोसिटी मीडियम 1 में अपॉन लाइट की वेलोसिटी मीडियम 2 में। अगर मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी और मीडियम 2 में अगर ये वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर से, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और ये अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब कि क्या, अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो मतलब कि लाइट आपका बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगा, रिफ्रैक्टिव रे। मतलब कि एक आप एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रहे हैं, राइट। अगर ये वेलोसिटी 1 में ज़्यादा है कंपेयर टू 2, मतलब अगर आपने फर्स्ट मीडियम को एयर ले लिया है, मीडियम 2 को आपने वाटर ले लिया है, तो आपका एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है, राइट, कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसके वजह से आपका ये जो आपका सॉल्व करोगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स आप एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। बट अगर वो लेस देन 1 आएगा तो आप एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, यही तो हमने ड्रॉ किया था, राइट, कि अगर आप लाइट को ट्रैवल कर रहे हैं, अब देखिए ये लाइट का पाथ क्या होना चाहिए था, ये लाइट तो जैसा दिख रहा है उस हिसाब से ये लाइट तो ऐसे निकल जानी चाहिए थी ना, बट रिफ्रैक्शन है, क्योंकि मीडियम 1 क्या है, मीडियम 1 इज रेयरर, राइट, मतलब इसमें वेलोसिटी 1 है और ये डेंसर है, इसमें वेलोसिटी 2 है, और आपका v1 इज ग्रेटर देन v2। और मुझे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, v1 ग्रेटर देन v2। इन दोनों का रेशियो जब v1 इज ग्रेटर देन v2 तो इट विल बी ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 है तो मतलब कि आप एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में मूव कर रहे हैं, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करेंगे तो हमेशा रे ऑफ लाइट क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। अगर आप डेंसर से रेयर में मूव करेंगे तो आपका स्पीड ऑफ लाइट, मतलब आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। काफी क्लियर है आई होप, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये फिनोमेना तभी होती है ना जब आप एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है। जब आप डेंसर मीडियम मतलब आपका मीडियम 1 जिसमें आप इंसिडेंट्स कर रहे हो, जिसमें आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो, वो डेंसर है कंपेयर टू मीडियम 2 जहाँ पे आपका डेंसिटी कम है, रेयर है। जैसे आप वाटर से एयर मतलब डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जा रहे हो, ठीक है। मीडियम डेंसर है और आप एक रेयर मीडियम में जा रहे हो, तो आपका पहला तो पता है कि डेंसर से रेयर जाएंगे तो लाइट क्या होगा, लाइट आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, राइट, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल ये है, राइट, ये आपका ऐसे गया और इधर ना मुड़ के, क्योंकि आप डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आप क्या करें कि सपोज आपने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या क्या बढ़ा दिया, राइट, बढ़ा दिया, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, जो भी आपने लिया ऐसा बढ़ाया कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, राइट, ये सरफेस के अलोंग मूव करने लगे, सरफेस के अलोंग, मीडियम का जो आपका, दोनों मीडियम्स का जो एक आपका सेपरेशन है, ठीक है, ये मीडियम 2 और आपका डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के बीच में जो सेपरेशन है उसके अलोंग अगर आपका रिफ्रैक्टिव रे मूव करने लगे तो उस एंगल को आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, कि जो एंगल जिसके वजह से आपका क्या हुआ, आपका जिसके वजह से रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उसको आप क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब इसका क्या मतलब कि अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल, राइट, इंसिडेंट करते हैं, सपोज किसी का क्रिटिकल एंगल, सपोज आपने 30 डिग्री पे शाइन किया,
तो ये वाला हुआ कि लाइट 30 डिग्री पे आपने शाइन किया और 30 शाइन किया, डेंसर से रेयर में जा रहे तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन आपने क्या किया, आपने, आपको पता है कि आपने सपोज क्या किया, 42 पे शाइन कर दिया, 42 डिग्री पे, 30 से 42। तो आपने क्या किया, 42 मतलब यहाँ पे अगर आपका 30 डिग्री था तो आपने इसको 42 सेट किया। अब ये 42 डिग्री पे जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस किया है तो आपका रिफ्रैक्टेड रे क्या है, वो 90 डिग्री बना रहा है। तो इस 40 डिग्री को आप क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 42 डिग्री से ज्यादा का एंगल ऑफ इंसिडेंस देते हैं, राइट, तो आपका क्या होगा, आपका लाइट जो है वो इस मीडियम में ना जाके वापस जिस मीडियम में जिस मीडियम से इंसिडेंट हुआ है उसी मीडियम में वापस चला जाएगा और एक जरा सा भी लाइट आपका रिफ्रैक्ट नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जितना भी आपने इंसिडेंट किया सारा का सारा इंटरनली ही रिफ्लेक्ट कर गया, बाहर जा ही नहीं पाया। दोनों मीडियम्स आपके ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब हम आगे और थोड़ा सा समझते हैं इस फेनोमेना को, ठीक है, क्या क्या है। ठीक, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर, पहला बात तो लाइट हमेशा डेंसर से रेयर जाना चाहिए। ठीक, फिर at the to rarer at this interface it is partly reflected back into the same medium and partly refracted to the same medium. This reflection is called internal reflection. When a ray of light enters from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal, for example as shown. ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लार्जर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। कि क्यों होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ आपका क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों है? क्योंकि आप डेंसर से रेयर में जा रहे हो। तो ये तो आपको पता है कि डेंसर से रेयर जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो ऐसा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, वो क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस सो दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टिल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 मतलब ये आपका रेडियन में दिया हुआ है, पाई बाई 2 का मतलब डिग्रीज में 90 डिग्री। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने ऐसा दिया कि आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड फर्दर, अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज पाई बाई 2, राइट। जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पाई बाई 2 हो गया मतलब 90 डिग्री हो गया, मतलब कि जो इंसिडेंस का एंगल था उसको क्रिटिकल एंगल का नाम देंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट, the absolute refractive index of the second medium with respect to the absolute refractive index of the first medium, right। अगर ये रिफ्रैक्टेड वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, right, तो अगर आपने n अगर हाँ, इफ N2 इज एयर, अगर आपने मीडियम टू एयर ले लिया है मतलब आप मीडियम वन से मीडियम टू जा रहे हैं और मीडियम वन आपने सपोज एयर से कोई डेंसर मीडियम ले वाटर ले लिया। ठीक है, अगर आपने मीडियम टू को आपने एयर ले लिया, मीडियम वन को आपने वाटर ले लिया, ठीक है, तो अगर आपका रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज पाई बाई 2 90 डिग्री हो जाता है तो आप उसको क्रिटिकल एंगल दैट इज आई सी बोलते हैं। इसको आगे और बेहतर समझते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको फिर से समझिए। आपने इंसिडेंट किया, यू आर गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, तो आपका लाइट नॉर्मल की तरफ ना बेंड करके आपका लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं वो और अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, लेकिन एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, वो क्रिटिकल एंगल है। और उससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बढ़ाया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है,
अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपका हमेशा क्वेश्चन में आता है, ये हर साल पूछा जाता है, नॉट हर साल लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि आपको 4 एप्लीकेशंस बताने हैं, ठीक है? ये आपको पूरा लर्न कर लेना है, क्या-क्या है। पहला है डायमंड। डायमंड क्यों इतना शाइन करता है? अब डायमंड में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, लाइट सपोज एयर में मूव कर रहा है और एक डायमंड आपने रखा है, तो वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम गया, आराम से अंदर से चला जाता है। लेकिन जब वो डायमंड को अंदर आप जाते हो, तो डायमंड का जो सरफेस होता है, आप हमेशा देखिएगा कि वो बहुत एजी एज उसका बहुत कट ऑफ, बहुत अलग तरह का कटिंग होता है, जिसकी वजह से जैसे वो डेंसर मीडियम में घुसा, अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको समझाऊं, ठीक? सपोज ये आपका सपोज ये आपका एक डायमंड है, जो लग रहा है डायमंड, नहीं ये डायमंड नहीं लग रहा, ठीक, बनाते हैं डायमंड, ठीक, ये आपका एक डायमंड है, ठीक है? अब इस डायमंड में क्या हुआ, ये आपका एयर है, राइट? और ये भी एयर है। अब लाइट आती है, लाइट आई, राइट? आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो क्या होगा कि आपने एक एंगल ऑफ, सपोज आपने इसका ये नॉर्मल बनाया। अब कुछ लाइट तो आपका रिफ्रैक्ट होगा, राइट? लेकिन कुछ लाइट इफ, क्योंकि आप दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, एयर भी ट्रांसपेरेंट और डायमंड के अंदर भी ट्रांसपेरेंट, तो ये क्या होगा, ये आप रेयर से डेंसर में आ रहे हो, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, राइट? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। अब ये जो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, अब क्या हुआ, अब देखिए, इस चीज को अगर हम मैग्नीफाई करते हैं, राइट? अब देखिए, यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, राइट? ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, ये रिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ तो रिफ्रैक्शन होगा ना, तो ये ब्लू वाला जो आपका लाइट है, ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्रैक्शन हुआ। अब इस पे आप क्या करो, आप ड्रॉ करो एक नॉर्मल, ड्रॉ करा नॉर्मल, ठीक। अब क्या होता है ना, इसकी कटिंग इस तरह से होती है कि ये लाइट जो है, राइट, ये लाइट जो है, ये अब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना चाह रहा है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ऐसा होता है, राइट? ये हमेशा डायमंड के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये लाइट डेंसर मीडियम से रेरर ना निकल के इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका कर बैठेगा, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा, और इसी तरह से फिर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन तब तक करेगा जब तक ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ऐसे होते रहेगा, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करते जाएगा, राइट? निकल ही नहीं पा रहा है, अब निकल नहीं पाएगा तो ये दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो मैनेज करके अगर निकल गया, अब यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया क्रिटिकल एंगल से इतने सारे रिफ्लेक्शन करने के बाद, तो ये आपका लाइट डेंसर से रेरर आराम से निकल जाएगा, और ये आपका ऐसा निकलेगा। अब ये जो इतना रिफ्लेक्शन हुआ अंदर में, इसके ही वजह से डायमंड काफी चमकता है, राइट? इनफैक्ट कोई भी चीज जो इतनी चमकती है, डायमंड ही नहीं, कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है ना जो काफी चमकती है, राइट? उसका रीजन यही है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया।
ठीक है, अब हम देखते हैं, एप्लीकेशन समझ आया, उसको हम पढ़ते हैं। When the incident ray falls on every surface of the diamond such that the angle formed, the ray is greater than the critical angle, और critical angle आपका बहुत कम है, राइट? आपका critical angle बहुत कम है, 23 डिग्री, बहुत ही ज़्यादा कम, राइट? इसकी वजह से क्या होता है कि आपका डायमंड बहुत शाइन करता है। मिराज क्या है? मिराज आपका डेजर्ट्स में होता है। डेजर्ट्स में क्या होता है, इनफैक्ट डेजर्ट ही नहीं, आप जब रोड पे भी बहुत गर्म है, बहुत गर्मी के महीने में आप क्या देखोगे कि आप गाड़ी से जा रहे हो और दूर पे देखिएगा कि पानी है रोड पे, बट पानी होता नहीं है, राइट? आपको लगेगा कि अरे वो पानी जैसा कुछ है, और आपको उस पानी वाले सतह पे आपको कुछ रिफ्लेक्शन दिखेगा, बट रिफ्लेक्शन होता नहीं है, राइट? उसका क्या होता है कि मिराज फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एयर एयर जो है, जो आपके आपके एयर जो सरफेस के पास है वो काफी रेयर होता है कंपेयर टू द एयर जो ऊपर में है, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे इसका बनाया हुआ है, मैंने बनाया है। हाँ, ये देखिए क्या हुआ कि जब गर्मी का महीना है जैसे डेजर्ट में, तो ये इंसान डेजर्ट में घूम रहा था, इसको क्या हुआ, पानी की तलाश थी, बहुत प्यासा था, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। अब क्या होता है कि उसने देखा कि कोई ऐसे जगह पे पानी जैसा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ है इसका रिफ्लेक्शन जमीन पे बन रहा है, तो उसको तो दिमाग में आएगा कि यार वाटर ही होगा, पानी ही होना चाहिए, पानी होगा तब ना उसका इमेज बन रहा है। बट एक्चुअली क्या है कि जब वो वहां पहुंचेगा तो देखा पानी है नहीं, धोखा खा गया। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसको मिराज नहीं पता है कि मिराज क्या होता है। अब हम लोग को तो पता है, लोग पढ़ रहे हैं, पता चल जाएगा। हवा जो ऊपर में है वो काफी कूल है, कूल एयर मतलब डेंसिटी ज्यादा, और जो सरफेस के पास है, बालू के पास, जो आपके आपके रेत के पास है, वो काफी गर्म है, और गर्म का मतलब कि एयर का आपका डेंसिटी कम, राइट? मतलब रेयर। अब आप लाइट जो आंख वो देख रहा है, उसकी लाइट क्या करे, इसकी आंख जो है वो ऐसे देख रहा है, वो एक आपका लाइट का जो बीम है, राइट? ये चीज की लाइट, राइट, इस पे सन की लाइट पड़ी, और ये इससे रिफ्लेक्ट हुई। अब रिफ्लेक्ट जो हुई वो एक डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम गया, और डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जाने के वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और वो रेरर मीडियम में ना घुसते हुए वो वापस डेंसर मीडियम में बाहर निकला, और ये यहाँ पे खड़ा था, इसके आंख पे पड़ा, तो ये जब उस चीज को देखता है तो इसकी इमेज यहाँ पे बनती है, राइट? यही आपका मिराज फॉर्मेशन है, ठीक है? Mirage is an optical illusion concept that is based on total internal reflection. You can observe this optical phenomenon during hot summer days when total internal reflection occurs. According to this phenomenon, the air present near the ground is hotter as compared to the other place. Hot air has small refractive index and is less dense. ठीक है, मतलब less dense का मतलब क्या, उसका refractive index काफी कम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है आइडियली, राइट? वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, राइट? और उससे ज्यादा डेंसर मीडियम जैसे वाटर हो गया, राइट, आप जैसे ही डेंसर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे बढ़ाना है, मतलब कि आप उसकी डेंसिटी बढ़ा रहे हो, राइट? Thus, with the increase, thus with the increase in the height, the optical density also increases, and vice versa. When a beam of light passes through a longer object, the light bends away from the normal and undergoes the total internal reflection. When you walk or drive on hot summer days, ये आप देख सकते हो, ठीक है? The light coming to you is coming from below the ground. This results in inverted image of the objects in वाटर। अब हम आते हैं, ये मिराज समझ गया। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो काफ़ी यूज़ होते हैं आज की डेज पे, ठीक है? अगर आपको बिना एनर्जी लॉस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको कोई भी तरह का चीज़, कोई भी तरह का रे ऑफ लाइट बोलो, उसको अगर आपको दे सेंड आउट करना है, राइट, या फिर आपको कोई भी सिग्नल सेंड आउट करना है, तो आप ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करते हो। ऑप्टिकल फाइबर्स वही होता है कि आप इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं कि अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वो उसी मीडियम में रह जाता है, राइट?
So another important application of total internal reflection is the concept of optical fiber. During such a phenomenon, when a beam of light strikes the cladding, the concept of total internal reflection takes place. In this case, the formed angle is always greater than the critical angle. Let's explain the concept of optical fiber in detail. Optical fibers consist of a core and cladding and are fabricated with high quality composite glass fiber. The refractive index of the material of cladding is lower than the refractive index of the material of the core. When the beam of light moves from one end of optical fiber to another fiber at a certain angle, it undergoes recurrent total internal reflection. This reflection takes place in the whole fiber and the light comes out from the other end. This concept is used to transmit and send and receive electrical signals. Then with the help of transducer, these signals are then converted to light. In addition to that, these optical fibers are used in the light pipe. This helps doctors and other healthcare professionals use this phenomenon to examine internal organs of the human body. आपका जो डॉक्टर्स बहुत वाइडली यूज करते हैं, राइट, जहाँ पे वो एक पाइप आपका डालते हैं, एक फाइबर डालते हैं और वो अंदर के ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करते हैं. काफी पतली सी पाइप रहती है लेकिन कैमरा में वो दिख जाता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे क्या किस तरह का ट्यूमर डेवलप हुआ है. ठीक है. ये देखिए, ये एक ऑप्टिकल फाइबर का एग्जांपल है. ये क्या है कि लाइट एंटर किया और क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो ये अंदर रिफ्लेक्ट किया. अभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये अंदर ही रिफ्लेक्ट करता है. राइट. अब देखिए, अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में. एक और एग्जांपल है, ये है आपका जब आप लाइट को 90 डिग्री से एक प्रिज्म यूज करते हैं और लाइट को आप 90 डिग्री मोड़ देते हैं. राइट. आपने देखा, अगर आपने ऐसे लाइट को एंटर करवाया, ठीक है, अब ये लाइट यहाँ पे 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है, ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है और आपका क्रिटिकल एंगल प्रिज्म का क्या होता है, राइट, 42. इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. और फिर यहाँ से निकली, और यहाँ से जो ये निकली, तो ये इंसिडेंट क्या हुई 90 डिग्री पे. 90 डिग्री मतलब इट इज व्हाट इट इज 90 डिग्री. दैट मीन्स इट इज स्ट्रेट. और अगर कोई चीज नॉर्मली सरफेस पे पड़ रही है तो वो निकल जाती है स्ट्रेट अवे. राइट. आपका अगर ये एंगल 45 है, राइट, एंड इसका क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा है, तो ये अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगी. राइट. बट जब भी 90 डिग्री पे कोई सरफेस पे आती है तो वो स्ट्रेट अवे उस सरफेस बिना कोई रिफ्रैक्शन हुए वो निकल जाती है. इस पे आपने 45 डिग्री पे किया, ये स्ट्राइक किया, ये भी 45 डिग्री पे है, विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, राइट, विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. और फिर यहाँ से जो निकली ये 90 डिग्री पे निकल गई. आपने क्या किया, लाइट को घुमाया 90 डिग्री से, लाइट को वापस 180 डिग्री, मतलब लाइट ऐसे गई और वापस घूम के वापस आ गई. और ये क्या गई, ये 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट की. और ये वाला लाइट फिर वापस आपका क्या हुआ, ये वाला लाइट आपका इन्वर्ट कर गया. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट आपका, राइट, एक ऑप्टिकल रेयर मीडियम से घुसा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जब निकलना चाहा तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. फिर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या था, क्रिटिकल एंगल से कम था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये बाहर निकल गई. लेकिन क्या हो गया, इन्वर्जन. मतलब अगर कोई इंसान ऐसा था तो इधर वो इंसान ऐसा बन जाएगा, उल्टा, इन्वर्ट कर दिया. तो इसमें इन्वर्जन हुआ, इसमें लाइट को 90 डिग्री से आपने घुमा दिया और इसको लाइट आपका प्रिज्म से 180 डिग्री पे घूम गया. मतलब लाइट ऐसे आई और ऐसे गई और वापस, इसमें ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे 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 ऐसे, लेकिन आपका जो इमेज है वो इन्वर्ट हो गया. अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेरिवेशन है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज जो हम ऑप्टिक्स कवर कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर है. ठीक है. हम समझेंगे कि फोकल लेंथ क्या होता है, राइट. जैसे ये एक स्फेरिकल मिरर है, राइट.
स्पेरिकल मिरर का मतलब कि ये आपका एक स्पीयर का पार्ट है जिसका बाहर का पार्ट आपने क्या किया है, शेड किया, मतलब आपने बाहर के पार्ट को कलर आपने सिल्वर कर दिया है, और ये जो अंदर का पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग है, राइट, ये आपका रिफ्लेक्टिंग है। तो स्पेरिकल मिरर के वजह से इसको आप कॉनकेव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ये कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के वजह से, राइट, आप देखिएगा कि क्या होता है। अब पहला बात कि अगर मैंने इस चीज़ को बढ़ाया, ये एक स्पीयर है, राइट। अब इस स्पीयर का मैंने इस पार्ट को कट आउट किया है। स्पीयर का सेंटर ये है जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, राइट, और उसके हाफ डिस्टेंस पे आपका फोकल है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि लेट पी बी द पोल। पोल क्या है, पोल आपका ये एक एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, और पोल आपका यहाँ पे है, पोल ये है, राइट। तो जहाँ पे एक्सिस और आपका स्पेरिकल मिरर का जो पार्ट है, कॉनकेव मिरर का जो पार्ट है जो मीट करता है, वो आपका पोल है। तो लेट P बी द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, F बी द फोकल पॉइंट, C बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली इस बड़े से स्फीयर का सेंटर है, और फोकल लेंथ जो है, फोकल पॉइंट जो है, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब बोलता है कंसिडर द इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक हम इंसिडेंट लाइट लेते हैं। अब ये इंसिडेंट लाइट है, लाइट आ रही है, ये लाइट क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो ब्लू लाइन है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो आपका लाइट ब्लू है ये आपका इंसिडेंट लाइट है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट, ये दोनों पैरेलल है। इसने यहाँ पे मीट किया। मीट करने के बाद क्या होता है कि आप क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, राइट, आप जो है यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, राइट, ये आपका नॉर्मल होगा, लेकिन ये इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट जो होगी, राइट, ये पास करेगी फोकल लेंथ से, राइट। और अगर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल जो डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ किया है, ये आपका नॉर्मल डॉटेड लाइन है, राइट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, राइट। तो MD इज द परपेंडिकुलर, और MD क्या है आपका, MD आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट MC/P बी थीटा। अब देखिए M, राइट, C एंड MC/P बी थीटा, MC/P, आप ट्रायंगल देख रहे हैं MC/P, लेकिन ये पोल, राइट, ये पोल आपका यहाँ पे है, तो MC/P जो आपका है उसका एंगल यहाँ पे थीटा है। क्यों थीटा है, बहुत सिंपल, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और इन दो पैरेलल्स की लाइन के बीच में एक लाइन ड्रॉ किया है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, राइट, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। देन फ्रॉम ज्योमेट्री फिगर MFP क्या होगा, अब ज्योमेट्री फिगर के हिसाब से तो आपका MFP क्या होगा, ये ट्वाइस ऑफ द एंगल 2 थीटा होगा, ज्योमेट्री में ये आपने पढ़ा है, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल। अब आप tan थीटा लीजिए, अगर आपने इस ट्रायंगल में tan थीटा लिया तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा आपका MP, ये MP तो कर्व्ड है, राइट, लेकिन MP इज इक्वल टू MD एज्यूम करना होता है, राइट। तो आपका tan थीटा क्या हो गया, आपने बोला MP जो है उतना ही डिस्टेंस MD है लगभग, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है CD, राइट, तो MD अपॉन CD, और tan 2 थीटा क्या होगा, MD अपॉन FD, राइट। अब फॉर स्मॉल थीटा, जब एंगल बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, थीटा छोटा है, तो आप क्या करिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है।
tan जो है आपका थीटा, tan थीटा is equal to theta and tan 2 theta is equal to 2 theta, right? As shown, अब देखिए as shown in the figure, AB is हाँ, ये मिरर इक्वेशन आ गया। हाँ, therefore अब इस दोनों इक्वेशन में अगर आप देखिए तो थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी एंड 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। इस दो इक्वेशन को करेंगे अगर मैंने देखा, ठीक है, इक्वेशन 1 को, तो 2 टाइम्स ऑफ एम डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। ये दोनों से आपने बनाया, क्यों? क्योंकि आपने स्मॉल एंगल थीटा लिया, स्मॉल एंगल थीटा लेने की वजह से आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपने थीटा ले लिया और tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, मतलब आपने यहाँ पे थीटा, इसको हटा दीजिए, tan को हटा दीजिए, राइट। थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी एंड 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। तो थीटा के बदले आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? एम डी अपॉन सी डी, यही उन्होंने किया है। जब ये करते हैं तो एफ डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2 आता है, एफ डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन 2 आता है, एम डी कैंसिल, तो एफ डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन 2, राइट। और सी डी क्या है? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और एफ डी क्या है? आपका फोकल लेंथ। तो दोनों के बीच में आपने रिलेशन फाइंड आउट किया कि फोकल लेंथ जो होता है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये रिलेशन है। अब आते हैं द मिरर इक्वेशन में। तो मिरर इक्वेशन जो आपका है, राइट, ये आपका मिरर इक्वेशन है, राइट। अब हम समझेंगे ये क्या है। देखिए आपने एक, राइट, आपने एक कॉनकेव मिरर लिया, क्या लिया? कॉनकेव मिरर। गलत हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में आपने एक ऑब्जेक्ट को ए बी यहाँ पे प्लेस किया है। जब आपने ए बी को वहाँ प्लेस किया, राइट, तो ए बी का यहाँ से एक इंसिडेंट लाइन, इस पॉइंट से टॉप पार्ट से एक इंसिडेंट रे जाएगा जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैंने आपको बताया था कि इसका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकल लेंथ से पास करेगा। आपने एक रे ले लिया, राइट। दूसरा आपने एक रे लिया जो यहाँ से पास करेगा, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और जो लाइन डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है इंसिडेंट रे, वो वापस उसी पाथ में रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है ये है, राइट। मतलब ए बी यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे ए बी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बन रहा है, लेकिन उसका देखिए साइज रिड्यूस्ड है। तो एज शोन इन फिगर, ए बी इज ऑब्जेक्ट वाइल ए डैश बी डैश इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकल लेंथ एफ के बीच में। ए एम एंड ए एन आर 2 इंसिडेंट रेज। तो ए एम, राइट, और आपका ए एन 2 इंसिडेंट रेज हैं। ये वाला जो है ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और ये फोकल लेंथ से यहाँ पे बना, और इसी पॉइंट से अगर आपने एक रे लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो इसी पाथ में वो वापस चला गया। अब इन दोनों के रेज की वजह से जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे आपका ए बी का इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। लेट एफ बी द फोकल पॉइंट ऑफ एफ डी। एफ डी का फोकल पॉइंट, ये एफ डी एफ पी एक्चुअली फोकल पॉइंट होता है, बट ये आप परपेंडिकुलर इसलिए लेते हैं क्योंकि आप कंसिडर करते हैं कि ये लाइट जो है काफ़ी क्लोज टू द, क्या, काफ़ी क्लोज है, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, हमने जूम करके देखा है, तो काफ़ी क्लोज होने की वजह से आप जो एफ पी होता है फोकल लेंथ उसको आप एफ डी ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम पढ़ते हैं क्या। ठीक है, फॉर स्मॉल अपर्चर, वही स्मॉल अपर्चर का मतलब कि जब आपका ये इंसिडेंट रे बहुत क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो एफ इज़ द फोकल लेंथ, राइट। डीपी इज़ वेरी स्मॉल, निगलेक्टिंग डीपी, डीपी को आप निगलेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप एफ डी को ही फोकल लेंथ ले रहे हैं। एफ डी इज इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू फोकल लेंथ एफ इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्राइंगल, राइट, और ट्राइंगल एम डी एफ, राइट, ट्राइंगल एम डी एफ, ट्राइंगल एम डी एफ, ये, राइट, एम डी एफ,
ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपका ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एम डी, ए डैश बी डैश अपॉन एम डी, राइट, इज इक्वल टू बी डैश एफ, राइट, इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ डी। ठीक है, ये आप जो अभी पढ़ रही है सिमिलर, आपने दो ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर ट्राइंगल्स मान के इसको इस्टेब्लिश किया कि एम डी एफ जो आपका होता है, एम डी एफ यहाँ पे क्या है, ये आपका 90 डिग्री है, और ए डैश बी डैश एफ क्या है, आपका एंगल इक्वल है। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनके साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स के रेशियोज भी इक्वल होंगे, राइट, यही आपने बोला। जैसे ए डैश अपॉन बी डैश, राइट, ये वाला ये ए बी इज इक्वल टू एम डी, राइट। तो इस ट्राइंगल का तो ए डैश बी डैश है, दैट का रेशियो अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी डैश एफ, ठीक है, बी डैश एफ का रेशियो इस ट्राइंगल में एफ डी। अब मुझे क्या पता है कि एफ डी हमने एफ लिया है, राइट। तो एज वी नो दैट एम डी इज इक्वल टू ए बी एंड एफ डी इज इक्वल टू एफ पी, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। सब्सटीट्यूशन के बाद आप बोलते हैं कि अगर ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी आर सिमिलर, तो उसी हिसाब से ये भी आप लेते हैं जब ए डैश पी डैश बी, ठीक है। ए डैश पी डैश, ए डैश बी डैश पी, इस ट्राइंगल को आप सिमिलर ले रहे हैं ए बी पी के, आप सिमिलर ले रहे हैं ए बी पी के। राइट, दो ट्रायंगल्स देखा, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है। इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर लेंगे तो इनके जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी सेम होगा। दैट इज, अगर मैं इन दोनों को लिखता हूं तो ये साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, राइट, अब कौन सा साइड बचा, पी बी डैश, राइट, पी बी डैश क्या हुआ, पी बी डैश अपॉन आपका पी बी डैश। अगर ये वाले ट्रायंगल में आपने पी बी डैश लिया तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लेंगे, पी बी, राइट, समझे। इन दोनों का रेशियो लेके आप आगे बढ़ेंगे। फिर कंपेयरिंग, जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, ये वाले इक्वेशन को आप कंपेयर करते हैं इससे, सिमिलर ट्रायंगल्स का जो होता है आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में, उनका रेशियो, राइट, उनका रेशियो इज इक्वल, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को लेके आप क्या कर रहे हैं, आप दो इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं और इन दो इक्वेशंस को आप क्या कर रहे हैं, आगे जाके समझ रहे हैं। तो जब आप दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर कीजिएगा, राइट, देखिए कंपेयर करते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ये दोनों इक्वेशंस का मतलब बी डैश एफ अपॉन एफ पी एंड पी बी डैश और पी बी, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, बी डैश एफ अपॉन एफ पी, पी बी डैश अपॉन पी बी। अब राइट, अब हम यहाँ क्या जानते हैं कि बी डैश एफ जो है आपका यहाँ पे बी डैश, हाँ, बी डैश एफ जो आपका है, बी डैश एफ वो क्या है, वो आपका ये बी पी बी डैश पी, ये पूरे लेंथ में दैट इज बी डैश पी में अगर मैं माइनस कर दूं एफ पी तो मुझे क्या आएगा, मुझे बी डैश एफ आएगा।
राइट। अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे आएगा, मैंने रिप्लेस किया, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन की बात क्या करते हैं, अगर मैं कोई भी डिस्टेंस, ये देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है, राइट, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो आपका इंसिडेंट लाइट जो है लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट। तो आप जो भी डिस्टेंस, राइट, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेंगे उसको पॉजिटिव लेना है, और जो भी ऑपोजिट में लेंगे उसको नेगेटिव लेना है। ये आप समझ जाइएगा जब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। अभी आप समझिए कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और उसके ऑपोजिट में लेते हैं तो वो नेगेटिव होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो भी डिस्टेंस आप लेते हैं दैट इज पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में जो लेते हैं वो है नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एफ की बात करें, पी एफ की बात करें, तो पी एफ क्या हुआ, आपका पी एफ है पोल पी एफ। आप पोल से डिस्टेंस ले रहे हैं, आप कहां से ले रहे हैं, पोल से डिस्टेंस, मतलब आप इंसिडेंट रे तो लेफ्ट से राइट आ रहा है, आप एफ पी ले रहे हैं, आप पोल से ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये आपका माइनस एफ होगा, क्योंकि आपने देखा ना, फॉर स्मॉल एपर्चर एफ पी इज द फोकल लेंथ, राइट, फॉर स्मॉल एपर्चर एफ पी इज द फोकल लेंथ, तो आपने माइनस एफ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे में, इमेज डिस्टेंस जो है पी बी डैश। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, इमेज तो आपका ए डैश बी यहां बन रहा है, इसका डिस्टेंस पोल से कितना है, पी बी डैश। अब ये जो डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस, इसको आपने क्या लिया है, पी बी डैश, मतलब आपने पोल से लिया है, राइट, आपने पोल से बी डैश लिया है, तो ये आपका नेगेटिव में होगा माइनस वी। ठीक है, आपने ये भी देखा कि पी एफ इज नथिंग बट क्या, पी एफ इज नथिंग बट फोकल लेंथ, राइट। अब ये आपने पोल से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में लिया है तो माइनस साइन आ जाएगा, राइट। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट भी यहां है, आप पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे, ये आप ऑपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, आप डायरेक्शन, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, आप डायरेक्शन इधर से ले रहे हैं, तो ऑपोजिट में डायरेक्शन लेने के वजह से आप क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस यू ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, पी बी डैश का माइनस वी, पी एफ का माइनस एफ, और बाहर में माइनस है, और माइनस एफ फॉर पी एफ। ठीक है, सारे माइनसेस हो गए। जब आप इसको आगे बढ़ते हैं तो आपका एक मिरर इक्वेशन मिलता है, दैट इज 1 अपॉन, ये क्या है, ये पोल से इमेज का डिस्टेंस है, ये आपका पोल से इमेज का डिस्टेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से है, और ये आपका क्या है, ये आपका फोकल लेंथ है, राइट, फोकल लेंथ है। ये आपका मिरर फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, अब इस ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी और ए बी पी में बात करते हैं, ए डैश बी डैश पी, ठीक है, और ए बी पी, ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, राइट, ये दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों में आप मैग्निफिकेशन करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे जो आपने इमेज ए बी लिया है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ए बी जो आपका ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट नीचे, राइट, और ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हो रहा है। अगर आप सिंपल टर्म्स में समझिएगा, यहाँ कोई लड़का ऐसे खड़ा है तो उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, और उल्टा, ठीक है, उल्टा इमेज बन रहा है उसका। तो आप मैग्निफिकेशन देखना चाह रहे हैं कि ए बी जो आपका ऑब्जेक्ट का, तो आप मैग्निफिकेशन देखना चाह रहे हैं कि ए बी जो आपका ऑब्जेक्ट था, राइट, उसका इमेज का क्या मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन आप देखना चाह रहे हैं, राइट, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, आपने दो ट्राइंगल्स लिया, दो ट्राइंगल्स कौन सा लिया, पहले इसको हम देख लेते हैं।
अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका स्फीयर है, राइट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट, ये आपका पोल बना, राइट, आपने इसका फोकल लेंथ लिया, राइट, आपने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया, आपने इंसिडेंट रे को पास करवाया जो कि पैरेलल है, पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। अब इसका नॉर्मल जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, बना दिया, और ये पॉइंट एम है जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है, और ये आपका ऐसा आपने रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन आपका ये है। आपने ऑब्जेक्ट जो लिया था आपने ऑब्जेक्ट ये लिया था, अब आप एक और रे लीजिए, वो रे क्या करते हैं, वो रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कीजिए। अगर कोई भी दूसरा रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो वो जिस पाथ से आया है उसी पाथ में वापस चला जाता है, राइट। तो आपका अब इन्वर्टेड इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ इन दोनों रेस के बीच में, ए डैश बी डैश। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि अगर ए डैश बी डैश पी, राइट, ये एम डी है, ये एम डी है, राइट, ठीक है। अब बोल रहे हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश पी डैश पी, राइट, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, मतलब ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में ये ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर मानेंगे तो इसमें अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए डैश बी डैश, इस ट्राइंगल का छोटा सा ये वाला साइड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनके बीच का रेशियो विल बी सेम। कि आप फिर दूसरा एक साइड सेलेक्ट कीजिए, इसका कौन सा साइड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश, इनका रेशियो किसका, पी बी, ये सेम होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन की क्या बात करते हैं। ये आपका इमेज है, इमेज का डिस्टेंस आप पोल से ले रहे हो ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, जिसके वजह से ये आप सॉरी पी बी डैश मतलब इमेज आपका ए डैश बी डैश है, तो डिस्टेंस आप पोल से आप ले रहे हो, पोल से ले रहे हो ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, माइनस वी ले लिया। ऑब्जेक्ट आप क्या ले रहे हो, ए बी, वो भी आप पोल से मेजर कर रहे हो, राइट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो माइनस यू ले लिया। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये माइनस एच डैश हो जाएगा, और ए बी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसीलिए ये पॉजिटिव एच है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस लीजिए तो पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे लीजिए तो नेगेटिव होगा। अब आप क्या कीजिए कि आप सबको सब्सटीट्यूट कीजिए, ए डैश बी डैश के बदले आप लिखिए माइनस एच। तो आपने सबको जब सब्सटीट्यूट किया तो आपने देखा कि एच डैश जो आपका साइज ऑफ इमेज है, राइट, अपॉन the size of object h is equal to negative of the distance of the image upon the distance of the object, ये आपका है, और इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। h डैश
इसी को आप मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब मैग्निफिकेशन क्या, आपने साइज ऑफ इमेज लिया अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपने फाइंड किया वही आपका मैग्निफिकेशन है। रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नोट, अगर m नेगेटिव आता है तो इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब कि जिस आपका आपका रियल का मतलब होता है कि आप जिस आपका इमेज, राइट, जिधर से इंसिडेंट रे घुस रही है उसी तरफ आपका इमेज बन रहा है, राइट, इसलिए वो रियल है। इन्वर्टेड मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब आप v और u डालते हैं तो अगर उसका मैग्निफिकेशन का आपका, राइट, ये माइनस में है, अगर आप v और u डालने के बाद ये माइनस हट जाता है, राइट, तो m अगर पॉजिटिव हो गया तो इमेज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है, लेकिन अगर m नेगेटिव हुआ तो इमेज रियल होता है। मतलब m नेगेटिव होने से इमेज रियल बनता है। रियल मतलब कि आपका इमेज सेम साइड में बनेगा जिधर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस तरफ था उसी तरफ इमेज बन रहा है। लेकिन वर्चुअल मतलब कि वो मिरर के अंदर में आपको फील होगा कि बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं if the magnitude of m is equal to 1, अगर magnitude of m अगर आपका 1 होगा तो जो भी इमेज का साइज था will be equal to the size of the object। मतलब कि आपका इमेज और मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं, जैसा ऑब्जेक्ट आपने डाला वही साइज का आपको इमेज भी उस ऑब्जेक्ट का बन के दिख गया। अगर ग्रेटर देन हुआ 1 तो इसका मतलब कि आपका इमेज का साइज बड़ा है, राइट, मतलब मैग्निफिकेशन हुआ है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ m अगर ग्रेटर देन 1 आ गया, इन दोनों में वैल्यूज पुट करने के बाद, राइट, मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन पे फिक्र नहीं करना, अगर वो ग्रेटर देन 1 आया मतलब कि आपका इमेज क्या हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है। बट अगर वो लेस देन 1 आ गया तो आपका इमेज क्या हो रहा है, वो डिमिनिश हो रहा है, वो छोटा हो रहा है, मैग्नीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे काफी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंसेज। लेंसेज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर लेंसेज। A lens is a transmissive optical device that focuses or disperses light beams using refraction, application of refraction, right, जो हमने पढ़ा था। And a simple lens consists of a single piece of transparent material, while compound lenses consist of several simple lenses arranged with a common axis. A lens can focus light to form an image, unlike prism which refracts light without focusing। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म ना आपका लाइट को रिफ्रैक्ट करता है विदाउट फोकसिंग, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रिज्म आपका लेंस एक ऑब्जेक्ट का इमेज भी बनाता है, राइट, लेकिन हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन यूज करते हैं। लेंस क्या है बेसिकली, देखिए ये आपका लेंस है, ये एयर है, ये आपका एक मीडियम होगा सपोज ग्लास, और ये फिर एयर है। तो जब लाइट एंटर करेगी तो वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, और फिर जब वो निकलेगी तो वो डेंसर से रेयर में जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज, कितने तरह के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉन्केव लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कि वो जो भी लाइट रे आ रही है उसको कन्वर्ज करेगा, और आपका कॉन्केव का होता है कि वो जो भी लेंसेज आ रहे हैं वो डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स मतलब ये, कॉन्केव मतलब ये, समझे। तो जैसे कॉन्वेक्स का मतलब ये, तो इसका काम है कि कोई भी लाइट इधर से और इधर से आई तो ये कन्वर्ज करेगा, समझे, वो कन्वर्ज करेगा। अगर इंसिडेंट लाइट दो आई तो ये कन्वर्ज करके इस पॉइंट पे फोकस करेगा। लेकिन अगर मैं कॉन्केव की बात करूं, कॉन्केव की, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका भी होगा, और ये लाइट अगर यहाँ आएगी, ये लाइट यहाँ पे आएगी तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज जो करेगी तो ये अपीयर करेगी कि यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। ये आपका कॉनकेव है। कॉन्वेक्स लेंस आर थिक इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस, सही बात है।
आपका कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? बीच में मोटा है और एंड में पतला हो जाता है, राइट? और कॉन्केव लेंस इज फ्लैट इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। लेकिन कॉन्केव क्या होता है कि आपका कॉन्केव लेंस फ्लैट है मिडल में, और एंड में मोटा होते जा रहा है, राइट? अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस एज द लाइट रेज बेंड इनवर्ड्स, राइट? और आपका कॉनकेव क्या करता है? वो आउटवर्ड डाइवर्ज करता है राइट रे को, राइट? एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट नोन एज फोकल पॉइंट। तो ये आपका फोकल पॉइंट यहाँ बनता है, यहाँ कन्वर्ज करता है। ऑन द अदर हैंड कॉनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट बेंड्स पैरेलल लाइट रेज आउटवर्ड एंड डाइवर्जेस देम एट द फोकल पॉइंट। अब आगे समझते हैं क्या होता है सिंपल लेंस एंड कंपाउंड लेंस आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ lenses. Simple lenses are different from compound lenses based on their surface of curvature. Following are the two types of simple lenses. ठीक है? फिर कंपाउंड लेंसेज आर दोज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिंपल लेंसेज. द लेंसेज यूज्ड टू बिल्ड अ कंपाउंड लेंस may have different refractive index and two other properties. The placement of lenses are such that they lie in a single axis and properties like focal length and calculated again for the new compound lens. ठीक है? other types of lenses क्या होता है? cylindrical, ये काफी ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के लिए, ये सबको आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? सिलिंड्रिकल, फ्रेंसेल और लेंटिकुलर, ग्रेडियंट इंडेक्स और आपका एक्सिकॉन, ये सब भी लेंसेज के टाइप्स होते हैं। अब हम देखते हैं क्या है। ये आपका बाई कॉन्वेक्स है, ये प्लानो कॉन्वेक्स है। प्लानो कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और ये देखिए ये, राइट, ये पॉजिटिव मिनिस्कस है, ये आपका नेगेटिव मिनिस्कस है, राइट? बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स में हम फोकस करते हैं, ठीक है? रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सर्फेसेस बाय लेंसेज। तो रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सर्फेसेस बाय लेंसेज, तो अगर आपने एक स्पेरिकल सरफेस लिया है, ये आपका एक स्पेरिकल, ये ज़्यादा मोटा हो गया, इसको ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है एकदम प्रॉपर कर्व बनाना। हाँ, ये बना कुछ ऐसा, ठीक है? ये आपका एक स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है? एम ओ क्या है? एम ओ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, राइट? एम ओ आपका क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने लिया है। एम सी क्या है? एम सी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सी लिया है, राइट? एम आई क्या है? इमेज डिस्टेंस है। एम आई मतलब एम आपका पोल है, एम आई आपका इमेज डिस्टेंस है। Incident ray from a medium of refractive index n1 to another refractive index n2, we take the aperture so small that we can neglect md. इस md को आप neglect करते हो क्योंकि आप कोशिश करते हो aperture small लेना, मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो कि ये light ray काफी नजदीक to the principal axis strike कर रही है। tan theta 1, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा लेकिन आपका इमेज इधर बन रहा है, राइट? तो आपने tan थीटा 1 जब लिया तो वो क्या होगा? एन डी अपॉन ओ डी, ठीक है? एन डी अपॉन ओ डी। एम एन क्या है आपका? एम एन और ओ एम, राइट? आपका एन डी और एम एन सेम है, राइट? और ओ डी और ओ एम आपका सेम है। तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन सी डी। ओ डी को आपने क्या ले लिया? सी डी। ओडी को मतलब जितना आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया था ओडी, राइट, उतना सेंटर ऑफ कर्वेचर का मेजरमेंट है, राइट? अब आपने क्या किया कि tan थीटा 1 को
एन डी अपॉन आई डी लिख दिया। एन डी तो आपका था ही, और आई डी क्या हो गया, आई डी आपका इमेज, दैट इज आई डी, राइट। ये tan थीटा 2 होगा। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा सिंपल माइक्रोस्कोप का हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, और फिर हम सिंपल माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। इसका भी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर टेलीस्कोप पढ़ेंगे। टेलीस्कोप के बाद हम दिस इज, ये हमारा ऑप्टिकल है। यहाँ से काफ़ी आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड है, और ये आपका टेलीस्कोप है। ये सब सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल हैं। तो अ सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, द लीस्ट डिस्टेंस एट विच एट स्मॉल डिस्टेंस कैन बी सीन क्लियरली with comfort is known as near point or distance of most distinct vision. For normal eye this distance is 25 सेंटीमीटर। मतलब आप कोई भी चीज़ को, किताब भी पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। सपोज अ लीनियर ऑब्जेक्ट विद अ हाइट एच नॉट इज केप्ट एट नियर सेंटर, ठीक, एट अ नियर पॉइंट, ठीक है। तो आपने क्या लिया, आपने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई रखा है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज जो आपका होगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज जो आपका होगा वो tan थीटा नॉट इज इक्वल टू, आपने क्या किया, tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा नॉट ले लिया, क्योंकि आपने tan थीटा को बहुत स्मॉल एंगल कंसिडर किया है, तो आपने ये माना है, राइट। इधर क्या है कि आपने वी नाउ फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आई बाय द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट यू। ये रिलेशंस हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जो आपका इमेज का साइज है अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, तो उससे आपने क्या निकाला था कि वो आपका इमेज का डिस्टेंस फोकल आपका पोल से अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ये आपने कैलकुलेट किया था। उसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, v अपॉन यू एच 1 अपॉन माइनस वी, ठीक है। यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आप पोल से ले रहे हो ना, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो आप नेगेटिव एफ लोगे। तो अगर आप u के बदले माइनस एफ रखोगे तो प्लस पॉजिटिव एफ आएगा। और एंगुलर मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, tan थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट, दैट इज थीटा ऑफ द इमेज अपॉन थीटा नॉट, ठीक है। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप का आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप का ये जो आपका पूरा थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल D अपॉन F। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, अ सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो आप कंपाउंड मतलब कि आप कंपाउंड लेंसेज को यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा लेंसेज को आप यूज कर रहे हो, राइट, जिसके वजह से आप क्या कर रहे हो, आप कोई इमेज को और भी करीब से देखने की कोशिश कर रहे हो, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट को, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम, ठीक है। द फर्स्ट इमेज इज फॉर्म नियर द फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस, ठीक है। मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस, पहला लेंस आपका जो इमेज फॉर्म करेगा, राइट, उसका आपका मैग्निफिकेशन आपने देखा। फिर दूसरा जो आपका इमेज है, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, पहला वाला लेंस की वजह से जो आपका हुआ और दूसरा वाला लेंस की वजह से मैग्निफिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको देता है, एंड दिस इज द टोटल मैग्निफिकेशन। आप एम नॉट को एल अपॉन एफ नॉट लिखते हैं, और एम ई को, दैट इज आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में से जो फॉर्मूला निकाला था वो है, ठीक है। और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप आपका क्या है, द टेलीस्कोप यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो काफी दूर है उसको आप टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। इसका मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय, राइट, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑफ द ऑब्जेक्ट साइड, और ये आपका एफ ई है, राइट। तो इसको आप जब लेते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, राइट। फॉर्मूला इज क्या, देखिए, द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स हैव इन एडिशन अ पेयर ऑफ इन्वर्टिंग लेंस टू मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट, ठीक है। आप एक इन्वर्टिंग लेंस
का पैड यूज करते हैं ताकि जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्ट करके आपके आंख में सीधा दिखे. रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप्स कैन बी यूज्ड बोथ फॉर टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस. इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देन मैग्नीफाइंग पावर इज. ठीक है. द मेन कंसिडरेशंस विद एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर इट्स लाइट गैदरिंग पावर and its resolution or resolving power. The former clearly depends on the area of the objective. With larger diameters, fainter objects can be observed. The resolving power or the ability to observe two objects distinctly which are in very nearly the same direction also depends upon the diameter of the objective. So the desirable aim is optical telescope. ठीक है. ये आपका लास्ट टॉपिक है. तो जो ये हमने पढ़ा, राइट, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको क्या बोलते हैं, थ्योरी आता है, राइट. एग्जाम आपको कोई भी तरह का न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलता है. तो मेरा आपसे होप है कि ऑप्टिक्स में आप ये चीज़ों पे, ठीक है, इनसे ज़्यादा इसके पहले वाले टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट. ठीक है. तो आपका एग्जाम बेटर होगा. तो थैंक यू.